ये उनका प्रोडिक्शन 2014 का भी निकाल लीजिए, तेजस्वी जी का 2019 का भी प्रेडिक्शन निकाल लीजिए, दोनों बार उन्होंने मुंह की खाई है। ऐसे में पुनः 2024 के लिए नए प्रेडिक्शन के साथ इंडिया अलायंस का हर घटक दल नए नए आंकड़ों के साथ आ रहा है। जैसे उनका नेता तय नहीं है, वैसे ही उनके आंकड़े भी तय नहीं है। ऐसे में 2024 में 2019 से बड़ी जीत हमारे एनडीए गठबंधन की होगी। बिहार में 40 की 40 और देश भर में 400 पार। लालू यादव ने कहा कि मोदी जी अब तैयार नहीं है, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। भाई अब ज्यादा दिन बचा नहीं है, कितना 7-8 दिन की बात है। 4 जून समीप है, हाथ कंगन को आरसी क्या पता चल जाएगा। ना सिर्फ एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, बल्कि पूरी मजबूती के साथ अपने लक्ष्य को तय करते हुए हम लोग 400 प्लस के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। गांधी के उस बयान को कैसे देखते हैं कि अग्निवीर जो है वो आर्मी के जवानों को कहीं न कहीं मजदूर बना दिया है मोदी सरकार ने? भाई ये लोग समझेंगे नहीं ना इन योजनाओं को, किस तरीके से देश के युवाओं को सशक्त करने की सोच के साथ इस योजना को लाया गया है। जिन लोगों को सिर्फ मटन पार्टी की चिंता है, जो बिहार में आते हैं और बिहारियों की बात कम और कौन किसको कब मटन खिलाएगा इस बात की चिंता करेंगे, तो उन लोगों की समझ में ये योजनाएं आएंगी नहीं। 4 के बाद आप देखिएगा ये लोग ऐसे ही सिर्फ एक दूसरे को मटन पार्टी दे रहे होंगे। 1962 की जो लड़ाई हुई थी उसको लेकर के एक बार फिर से मनीषशंकर अय्यर ने एक विवादित बयान दिया है, तो कैसे देखते हैं? भाई कांग्रेस सेल गोल करने में माहिर है, जितना ये लोग बोलते हैं उतना एनडीए को फायदा होता है। जिस तरीके से सेना का अपमान करना एक आदत कांग्रेस के नेताओं की बन गई है, इसी का खामियाजा आज ये पार्टी भुगत रही है। स्थिति बनी हुई है उसके बारे में अभी आईएमडी का क्या अनुमान है? देखिए, अभी तक जो सिनेरियो चल रहा है, कल या कुछ दिन पहले से हम कंटिन्यूस रेड अलर्ट दे रहे थे और कल भी काफी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रहे। हीट वेव टू सीवियर हीट वेव बहुत सारे राज्यों में प्रिवेल हुई, इवन टेम्परेचर 47 से ज्यादा भी थे। और हमारा यही अनुमान है कि आज भी जो टेम्परेचर्स उतने ही रहेंगे। लेकिन अभी क्या एक अच्छी न्यूज कह सकते हैं हम कि अरबियन सी से हवाएं आ रही हैं, उसके कारण जो टेम्परेचर्स में ग्रेजुअल गिरावट आएगी। जो कल टेम्परेचर्स थे प्रोबेबली उससे थोड़ा कम होने चाहिए, लेकिन आज के लिए भी हमारा वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट है। इसके बाद ग्रेजुअली टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी और इसके बाद कल के लिए ऑरेंज है। इसके बाद हमने येलो कलर किया है कि स्लोली हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल के बाद जो हीट वेव की सीवियरिटी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इफेक्ट कर रहा है, उसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न हिमालय रीजन में हल्का फुल्का रेनफॉल भी हो सकता है। तो ग्रेजुअली डे 4 तक ये टेम्परेचर्स कम होने चाहिए। सर कितना अनुमान है, कितने डिग्री तक टेम्परेचर नीचे जा सकता है? देखिए, हमारा अनुमान यही है कि जैसे आज टेम्परेचर्स कुछ हिस्सों में 49 तक भी थे, तो ये 2 से 4 डिग्री कम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं फिर भी 2-3 दिन एक आधा स्टेशन 45 तक पहुंच सकता है। जनरली क्या होता है कि मई सबसे गर्म महीना होता है और मई महीने में जो टेम्परेचर्स हैं बहुत सारी जगहों में 45 पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि कई जगह के जैसे राजस्थान, इवन साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा, जो उनके नॉर्मली ही हैं वो 43-44 तक होते हैं। तो वो उसके बाद जे इतने रहेंगे 2-3 दिन, उसके बाद ये ग्रेजुअली कम हो जाएंगे और थोड़ा जैसे ही हवाएं अरबियन सी से आएंगी तो हमारा फोरकास्ट यही है 2 से 4 टेम्परेचर ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश में हम पीडीएम का हिस्सा हैं और आज बनारस में वाराणसी में गौतम यादव साहब हमारे कैंडिडेट हैं और फिर मिर्जापुर भी हम गए थे, तो अच्छा रिस्पांस है। और हम जहां जहां पीडीएम के कैंडिडेट्स अपील कर रहे हैं कि लिफाफे के निशान पर वोट दीजिए, तो देखते हैं अभी क्या होता है। आपको क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माइनॉरिटीज को पूरा खत्म करने का काम जो है वो कांग्रेस ने किया, रिजर्वेशन को पूरी तरीके से, जिस तरीके से दलितों से। देखिए, जितना चुनाव चल रहा है ना, फर्स्ट फेज के बाद 7वें चरण तक प्रधानमंत्री ने सिर्फ इलेक्शन को मुसलमान बना के रख दिया। प्रधानमंत्री देश के बता रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही वोट देता, कोई हिंदू नहीं देता, कोई बैकवर्ड क्लास नहीं देता, कोई दलित नहीं देता, कोई पिछड़ा नहीं देता। तो ये इनकी एक पूरी एक स्ट्रेटजी है कि ये मुसलमानों की नफरत, मुसलमानों का डर दिखाकर और वो अपने नाकामियों को कवर करना चाहते हैं। रोजगार नहीं दिया युवाओं को, महंगाई आसमान को छू रही है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है और 400 पार का मतलब दलित, आदिवासी जो संविधान से मोहब्बत करने वाले हैं सब जान चुके हैं। वो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी नाकाम है कि नेपाल जैसा कंट्री
आज अपनी करेंसी छापता है तो उसमें भारत के इलाकों को नेपाल की टेरिटरी बनाता है। तो ये हर चीज पर नाकामी है तो सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। देश देख रहा है इन चीजों को। सर यूआर बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया, सरकार नहीं रह गई, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। अफसरशाही चरम सीमा पर है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है। तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर क्यों होंगे। तो 47 डिग्री है, लू है। इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। ये तो कोई भी एडवाइस करता है ना। डॉक्टर कहते हैं कि लू में मत निकलो, एक्सपोज मत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार के स्कूलों का उस हिसाब का नहीं है ताकि स्कूल जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। वो भी देखने वाली बात है। इस हालात में मुख्यमंत्री तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो ये साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री को इन लोगों ने घेर रखा है और इनके हाथ में अब कुछ नहीं रहेगा। सम्राट चौधरी कह रहे हैं मतलब भाई कोई तो कारण होगा ना बताने का। इंडिया ब्लॉक के पास नेता नहीं, कोई नीति नहीं। सिर्फ मोदी को हटाना आपकी रणनीति नहीं हो सकती है ना। आप कल का कांग्रेस की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, इनके नेताओं के बयान आप देख लीजिए, इनके मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट जयराम रमेश जी वगैरह इन लोग के बयान देख लीजिए। इनकी प्राथमिकता जो ये अपने बयानों में खुद बहुत प्रोमिनेंटली बोलते हैं, मोदी को हराना है, मोदी को हराना है, मोदी को हराना है। मोदी को हराना देश को विकास की रणनीति का हिस्सा नहीं हो सकता ना। आपके पास अपना विजन क्या है कि जनता आपके साथ जुड़े। एक व्यक्ति को हराने के लिए आपने पूरी ताकत आपने झोंक दी, अपनी नीतियों से, अपने सिद्धांतों से आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिए, समझौते कर लिए। ऐसे धुर विरोधी एक साथ आ गए सिर्फ एक व्यक्ति को हटाने के लिए। ऐसे में मुझे बताइए देश की जनता क्यों आपका साथ देगी? आपकी नीति क्या है? यहाँ तो प्रधानमंत्री जी हम लोग सब गिना रहे हैं ना कि भाई हम लोगों ने उज्ज्वला दिया, हम लोगों ने आयुष्मान दिया, हम लोगों ने 5 किलो अनाज दिया, हम लोगों ने शौचालय बनवा कर दिए, हम लोगों ने किसान सम्मान निधि दी। हम तो सारी बातें गिना रहे हैं। हम तो ये भी बता रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आपकी रणनीति क्या है? आपके पास से मोदी को हटाने के अलावा तो कोई रणनीति नहीं है। तो ऐसे में जनता क्यों आपका साथ देगी? प्रियंका गांधी ने कहा धर्म के नाम पर मिसलीड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी देश की जनता। भाई कौन मिसलीड कर रहा है तो सब जान रहे हैं ना। जब जब चुनाव आता है धर्म के नाम पर आरक्षण का जिन आप लोग निकाल देते हैं। तो ये मिसलीड हम लोग कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? क्यों धर्म के आधार पर बातचीत शुरू हो जाती है? क्यों धर्म के आधार पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स चुनाव के वक्त शुरू हो जाती है? स्पष्ट दिख रहा है कि धर्म के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है। काफी सवाल तेजस्वी ने कहा 4 जून के बाद नीतीश कुमार अपनी पार्टी और पिछड़ों को बचाने के लिए कोई भी डिसीजन ले सकते। क्या फिर से पलटी मार रहे हैं? भाई ये वो लोग चाहते ज़रूर हैं कि ऐसा हो, पर ऐसा होगा नहीं। ऐसी बातें कर कर मेरे मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल कर कर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। इनको पता है कि अदरवाइज संभवतः इन लोगों की जमानत नहीं बचेगी। एक यही माध्यम है जिसके माध्यम से मेरे मुख्यमंत्री जी के वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। इसी रणनीति के साथ ये बयान दे रहे हैं, उसमें कतई सफल नहीं होने वाला है। खड़ा होगा तो श्री नरेंद्र मोदी को ही भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना पुरजोर समर्थन देंगे। इसलिए मैं यहां पर आया हूं और हम ये बात की अच्छी तरह जानीला, चाहे एकदम अनपढ़ कोई बिहार को हो, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक होने लोग। गांव में चौपाल पर कौड़ा पर जब बैठ जाई हैं तो केवल भारत के राजनीति की बात न करी हैं, देश विदेश तक का राजनीति की बात करी हैं लोग। ये हाल है बिहार का, हम अच्छी तरह जानते हैं। बहुत जागरूक हैं लोग। लंबे समय तक आपने देखा है कि बिहार में एक आरजेडी पार्टी, वैसे आरजेडी की हवा निकलती जा रही है।
लेकिन अब कांग्रेस के साथ इन लोगों ने गठबंधन बना लिया है। मैं आरजेडी के बारे में कोई एक बात मैं कहूंगा कि बहनों भाइयों, लालटेन कितनी रोशनी देगा? लालटेन तो ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकता है, इससे ज्यादा लालटेन की ताकत नहीं है। लेकिन लालटेन की हालत यह हो गई है कि लालटेन का तेल अब समाप्त हो रहा है और आई घरे में देखले हुआ तो हम लोगन कि जब लालटेन का तेल जब खत्म होए लगा तो बत्तियां भभकैले। भयंकर भीषण गर्मी है, तापमान 50 के ऊपर पहुंच चुका है। कई जगह बिजली कटौती की समस्या आ रही है, बिजली की कमी से राजस्थान जूझ रहा है। किस प्रकार से प्रबंधन किया जा रहा है ताकि आम लोगों को राहत मिले? देखिए, इस बार जो हीट वेव है बहुत ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक पूरा चरम पर पहुंच गया है पारा। तो टेम्परेचर जब ज्यादा बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से डिमांड भी उसी अनुसार ज्यादा बढ़ गई है। करीबन जो पिछले 3 से 4 दिन में मैंने देखा है कि जो पिछले वर्ष की डिमांड थी उससे 62, 63, 77% तक डिमांड ज्यादा आ रही है। तो वो जो गैप आ रहा है और उसका कारण जो मैं आपको बताऊं कि गहलोत सरकार के कुप्रबंधन की वजह से इन्होंने जो पूरे 5 साल में जो जनरेशन के नए प्लांट लगाने थे, जो प्रसारण के नए जीएसएस बनाने थे, प्रसारण लाइनों का नया जाल बिछाना था, वो सब नहीं कर पाने की वजह से आज हमारे पास इस बचे हुए जो मतलब हमने 6 से 7 महीने हुए हैं उसमें ये प्रयास किया है कि जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनका बेहतर उपयोग करें, और वो हमने किया है। आपने देखा होगा गहलोत सरकार के टाइम रोज कोयले का संकट अखबारों में आता था। आज आधा दिन का कोयला बचा है, आज 1 दिन का कोयला बचा है। कोयले के हमारे थर्मल पावर प्लांटों को कम क्षमता से चलाया जा रहा था। हमने सरकार में आने के बाद में कोयले के संकट को दूर किया है। कोयला मंत्री जी से वहां के मिले हैं, प्रहलाद जी जोशी से, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मिले, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां जाकर के बातचीत करी और वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बात कराई तो ये संकट दूर हुआ। आज हमें पर्याप्त कोयला है हमारे पास, उसकी वजह से हमने 10 से 12% एफिशिएंसी हमारे थर्मल पावर प्लांटों की बढ़ाई है, जिसकी वजह से हमारा उत्पादन कुछ इस समय बढ़ा है। हम इन 6 से 7 महीने में कोई भी जनता हो या आप ये तो अपेक्षा नहीं कर सकते हम नया पावर प्लांट लगा करके कोई उत्पादन कर दें। पुराने पावर प्लांटों को हम बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करके चलाने का प्रयास कर रहे हैं और वो हमने किया है। और इसके साथ साथ हम जितना हो सकता है उतना एक्सचेंज से लाइट खरीद कर रहे हैं, लेकिन वहां भी उपलब्ध नहीं होने के कारण हमें फिर वो जो लोड शेडिंग की स्थिति है वो तब आ रही है जब हमारे पास उपलब्ध नहीं हो। इस वजह से हम उद्योगों को भी कोई नहीं काट रहे बिजली। हम आम उपभोक्ताओं को दिन में हमारे पास पर्याप्त बिजली है, लेकिन जब सोलर दिन में रहता है और रात को जब सोलर चला जाता है उस समय हमारा पीक आवर्स आजकल जो आ गया वो आ गया शाम को 7-8 बजे से लगा के रात को 1-2 बजे तक। उस समय हमारे पास उपलब्धता कम हो रहती है और उसका गैप जो पीक्स टाइम पर वो 2500 मेगावाट तक पहुंच गया है। उसको मैनेजमेंट करने में हम एक्सचेंज से खरीद करके लाइट उपलब्ध करा रहे हैं। फिर भी हम बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी जो सबकी सब यही इच्छा है कि 24 घंटे उपभोक्ता को लाइट मिले। उसका हमारी सरकार निरंतर बेहतर प्रबंधन करके प्रयास कर रही है। और मैं तो ये कहूंगा कि आने वाले समय में हमने इतने कम समय में नए प्लांटों का प्लानिंग कर लिया है, नए थर्मल से लेकर के सोलर, पंप स्टोरेज और हाइड्रो पावर, ये सब की हमने प्लानिंग कर ली है। जो 32,000 मेगावाट का हमारा MOU हो गए हैं केंद्रीय उपक्रमों के साथ, जिसमें 225 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस राजस्थान में आएगा। ये पूरे राजस्थान, पूरे देश के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा एक ही किसी सेक्टर में कोई MOU एक साथ हुए हैं तो वो राजस्थान में इस सरकार के, भजन लाल जी सरकार के नेतृत्व में हुए हैं। गर्मी अभी है, लोगों को परेशानी अभी हो रही है, पावर कट भी चल रहे हैं। क्या उत्पादन जितना हो रहा है राजस्थान में, उत्पादित बिजली भी किसी और प्रदेशों को दी जा रही है क्या? देखिए, ये गहलोत सरकार का कुप्रबंधन का विषय है। जब हमें जरूरत थी उस समय इन्होंने बिजली ली
वो बैंकिंग के माध्यम से हमारे यहाँ डिपॉजिट कर ली कि हम आपसे उधार ले रहे हैं, जब हमारे पास आएगी जब हम इसको चुकाएंगे। वो चुकाने की शर्त तो इन्होंने ये मई जून में उसका समय फिक्स कर दिया जब हमारे पास मैक्सिमम डिमांड होती है। आज हमें लगभग 900 मेगावाट की बिजली इनको देनी पड़ रही है। उसका कारण है कि इन्होंने ये करार इस तरह से किए हैं। अगर ये करार नहीं होता तो आज जो 1500 हमारे पास 2500 का गैप है, वो 2500 का गैप 1500 तक रह जाता, तो उसका निश्चित रूप से हमें लाभ मिलता। हमारे पिछली सरकार के इस तरह के फैसलों को हमारी जनता झेल रही है। अब हम जनहित में ऐसे फैसले कर रहे हैं कि आने वाले समय में, आने वाले सीजन में, चाहे वो रबी का सीजन हो, चाहे वो आने वाली गर्मी का सीजन हो, चाहे वो हमारा कोई भी पीक हावर्स हो, उसके लिए अभी से प्रबंध कर रहे हैं ताकि आगे जाकर के हमें इस तरह की समस्या से नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पता है टुडे एन FIR अंडर सेक्शन 144 हैज बीन फाइल्ड अंडर अगेंस्ट मिस महबूबा मुफ्ती। और ये आप जानते हैं महबूबा जी ने परसों 25 को पोलिंग डे पे जब अनंतनाग में वोटिंग हो रही थी, अनंतनाग कुलगाम राजौरी पुंछ सीट पे, तो उनने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट धरना किया आउटसाइड द बिजबेहारा पुलिस स्टेशन। कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करना थोड़ा जरूरी है। 24 की रात को ही हमें कॉल्स आने लगे, जो हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं, यंग लड़के PDP के अनंतनाग कुलगाम से, जैसे नजमू साकिब है, आदिल डुकरू हैं, जुनैद हैं, अशमुकाम से बहुत सारे अराउंड हंड्रेड्स ऑफ देम, पोलिंग एजेंट्स एज वेल। पुलिस जाके जैसे 90s में जिप्सीज में जाती थी और लोगों को अगवा करती थी, किडनैप करती थी, वैसे जो PDP के वर्कर्स हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, पुलिस वेंट एंड दे पिक देम अप, बिस्तरे से उनको उठाया और थ्रेटन किया कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन आओ, आप थाने आओ। ऑल दिस हैपेंड ऑन द नाइट ऑफ 24, लगभग 10-12 घंटे पोलिंग से पहले। एट द सेम टाइम क्या हुआ, रात में कैसो स्टार्ट हो गया, बच्ची में कैसो हुआ, दक्षिणीपुरा में कैसो हुआ। और ये चीज नोट करना बहुत जरूरी है कि कैसो आर्मी ने उन जगहों किया जहां पे PDP के ट्रेडिशनल स्ट्रांग होल्ड्स हैं, जहां एजेंसीज यहाँ की जो लोकल है, CID हो, कोई और हो, वो अच्छी तरह से जानती है साउथ कश्मीर में PDP के बैस्टियन स्ट्रांग होल्ड्स कहाँ हैं जहां हमारे वोटर निकलते। तो रात में 2 चीजें यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने की। सबसे पहली चीज, PDP के जो वर्कर्स हैं उनको अगवा किया और ये बोला गया हमें अगले दिन कि ये OGW हैं। आप प्लीज मुझे बताइए, हाउ डेयर यू स्लैंडर आवर बॉयज? Our boys, our PDP workers, these young boys, they are the ones who have held the Indian flag. They've kept the flag of democracy flying in Jammu and Kashmir. When people find themselves so despondent and the level of alienation, the gap has increased between the people of Jammu and Kashmir vis-a-vis the rest of India. How dare you term our boys as OGWs? रात में ही हमने स्टार्ट किया, जो DIG साहब हैं, सब लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिसर्स हैं। महबूबा जी ट्राइड रीचिंग आउट टू देम पर्सनली, आपने देखा होगा, मैंने भी एक वीडियो डाला ट्विटर पे, हमें कोई रिस्पांस नहीं आया एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये पकड़ धक्कड़ स्टार्ट हो गई। 2 चीजें इनने की, PDP के वर्कर्स को उठाया, और आप जानते हैं वर्कर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू मोबिलाइज वोटर्स, क्योंकि यही जो हमारे लड़के होते हैं वोटर्स को इनकरेज करते हैं, मोबिलाइज कराते हैं। एंड लोगों में साउथ कश्मीर में जहां जहां PDP का ट्रेडिशनल स्ट्रांग होल्ड था, वहां लोगों के दिलों में दहशत करने की कोशिश की ताकि ये वोट नहीं डालें। और आप खुद देखिए, जो पोलिंग परसेंटेज रही साउथ कश्मीर की, जो हम एक्सपेक्ट करते थे उतना नहीं थी। उसको जानबूझ के जो मरकजी सरकार है इन कहूट्स विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उस परसेंटेज को नीचे लाया, क्योंकि ये जानते हैं कि ये लोग महबूबा जी को ही वोट डालना चाहते थे। तो ये जो सारी ये FIR रजिस्टर हुई भी है, आप मुझे बताइए, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। अगर एक फॉर्मर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इज हिटिंग द स्ट्रीट्स ऑन द डे ऑफ पोलिंग और वो कहती हैं कि आपने मेरे वर्कर्स को क्यों अरेस्ट किया है, मेरे पोलिंग एजेंट्स को क्यों अरेस्ट किया है, तो क्या है वो एंटी नेशनल है? इज दिस सेडिशन कि आप उनके अगेंस्ट ये FIR करते हैं? एंड हाउ डेयर यू pontificate about the MCC to us? What have you been doing? 12 घंटे वोटिंग से पहले आप हमारे वर्कर्स को उठाते हैं, आप हमारे पोलिंग एजेंट्स को हरास करते हैं। इज दैट नॉट वायलेशन ऑफ MCC? And I want to ask the Home Minister, I want to ask the Prime Minister that on one hand you applaud the people of South Kashmir, Anantnag, you say congratulations, यहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने यहाँ की वोटिंग परसेंटेज को लो करने की कोशिश की। जैसे आपने पुलवामा में यू प्लेड मिस्चिफ, आपने हमारे वहां भी वर्कर्स को उठाया, पोलिंग एजेंट्स को उठाया, क्योंकि आप जानते हैं PDP के स्ट्रांग होल्ड्स कौन से उनको आपने सिलेक्टिवली टारगेट किया। तो आज आपको यहाँ बुलाने का यही मकसद था कि ये जो FIR
लॉन्च की है, दिस इज इंटिमिडेशन एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। PDP, our president, Miss Mehbooba Mufti, knows the cost of speaking truth to power in Jammu and Kashmir. आप एक कीमत चुकाते हैं, वो कीमत हम 2019 से चुकाते आए हैं और हम चुकाते रहेंगे। और हमारे जो वर्कर्स हैं, यंग लड़के हैं, हमारे जो बुजुर्ग वर्कर्स हैं, लीडरान हैं, मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ और मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ दैट हम इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। वी आर हियर टू स्पीक द ट्रूथ। हमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और हम देते आएंगे। एंड मेरा मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये है कि यू डेयर नॉट टच आवर बॉयज। दे आर नॉट ओवरग्राउंड वर्कर्स, दे कम फ्रॉम गुड फैमिलीज, दे हैव वर्कड। आप लोग यहाँ जमहूरियत का जनाजा निकालना चाहते हैं